हम एक शेर कहते हैं तमाम हिंदुस्तान भर के लिए, तुम फूल सही ताबे खिजा ला नहीं सकते, तुम फूल सही ताबे खिजा ला नहीं सकते, काटे हैं मगर अजमते गुलजार हम ही हैं, काटे हैं मगर अजमते गुलजार हम ही हैं। क्या कहा जाए यार, ऐसे हालात से हम लोग गुजर गए कि बस कुछ कहने की बात नहीं। सच कहूँ तो यकीन नहीं करते। अजीत संजीव साहब देखिएगा, सच कहूँ तो यकीन नहीं करते, झूठ बोलूँ तो एतबार आए। कहना तो बहुत कुछ है मगर कह नहीं सकते, घर चलिए सरे राह गुजर कह नहीं सकते। कहना तो बहुत कुछ है तो कुछ कह डालिए। हिंदू मुस्लिम तहजीब को ख़त्म नहीं कर सकते ये किसी हाल में भी। ये गंगा जमुनी तहजीब है बनारस में। आज़ादी के साथ आप दशा समेत हरिश्चंद्र घाट हर घाटों पर एक बुनकर एक मुसलमान भी धड़ल्ले से टहले था। आज की डेट में चले उठ के बस मुँह से 2 कदम तो कदम ही फिर ना उठा सके, और जो निगाह हम मस्त से बच गए तो अदा से बच के ना जा सके। जिस जगह पे कॉरिडोर बना है वो गंगा जमुनी तहजीब का संगम स्थल है, वहाँ एक को विकसित किया गया है और एक को उपेक्षित किया गया है, तो कॉरिडोर हुआ ही नहीं। वजीर का ही शेर था कि गंगा तेरे पानी से वजू करके हम पढ़ते हैं नमाजें इसी शहर में। कि काशी में खाली नज़ीरें नहीं हैं, बिस्मिल्लाह खां भी हैं। काशी में खाली यही नहीं है, मौलाना अब्दुल मजीद साहब भी हैं। हम तो शुरू किया है ये शहर तो तुलसी, कबीर, नज़ीर, बिस्मिल्लाह खां, अरे किसका किसका जोड़ाया जाए यार। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ काशी में, महादेव की नगरी में। वही काशी जहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वही काशी जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते, वही काशी जिसका सदियों पुराना इतिहास है, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों के मिलजुल कर रहने का सदियों पुराना रिवाज और सिलसिला है। लेकिन उस काशी में कुछ बदला है क्या? काशी के लोग किस तरह से सोचते हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के बरक्स देखें तो तमाम तस्वीरें चैनलों पर दिखेगी, लेकिन उसी काशी में 5 लाख 6 लाख या उससे ज्यादा मुसलमान भी रहते हैं, और मुसलमान भी इस देश के नागरिक वैसे ही हैं जैसे कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इस देश का संविधान मुसलमानों को भी उसी तरह से एक नागरिक मानता है जैसे किसी और धर्म का हो, जैसे योगी हैं और मोदी हैं। तो मैं आज एक ऐसी बस्ती में हूं जो दरअसल मुसलमानों की बस्ती है, ज़्यादातर इसमें मुस्लिम है। आज जुमे का दिन भी था तो मैं सोचता था कि जरा काशी के मुस्लिम मोहल्ले में जाऊं। मदनपुरा इलाके में गया और कई इलाके में गया, घूमता, मुस्लिम मन को टटोलता कि मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। चुनाव का मौसम है, बहुत तरह की बयानबाजियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की काशी में रैलियां हैं, और कल भी प्रधानमंत्री मोदी काशी में थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं। सबका विश्वास तो कह सकते हैं, वहाँ योजनाओं की बात है, लेकिन क्या सबका साथ और सबका विश्वास भी वैसे ही है? और इन सब के बीच हरिद्वार में हुआ धर्म संसद है, उसके कुछ वीडियो हैं। उस वीडियो में कुछ भगवाधारी जो खुद को हिंदुत्व के पुरोधा मानते हैं, उनके बयान हैं। उन बयानों में बहुत तरह की चिंताएं हैं, चेतावनी है, धमकियां हैं, और वो धमकियां सीधे सीधे भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत की आत्मा पर चोट है। उस मुल्क की उस जमीन से जहां तमाम धर्मों के लोग निकले, जिनकी भूमिका इस मुल्क को आज़ाद कराने से लेकर सदियों पुराने इतिहास में दर्ज है, दफन है, उस इतिहास पर भी चोट है। अगर ऐसे भगवाधारी किसी धर्म संसद में अनाप शनाप बयान देते हैं, मरने मारने की अपीलें करते हैं, तो इन सब परिदृश्य में जब 2 महीने बाद चुनाव होना है तो यह समझना जरूरी है कि मुस्लिम समाज कैसे सोचता है, जो इस देश का वैसे ही नागरिक है, वैसे ही हिस्सा है जैसे मैं हूं, आप हैं या कोई और है, या वो 130 करोड़ लोग हैं जिसका जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में करते हैं, भाषणों में करते हैं, लाल किले से करते हैं और संसद में करते हैं, उसी 130 करोड़ लोगों में 20, 22, 25 करोड़ मुसलमान भी हैं। क्या वो भी उस तरह से उसी में शामिल हैं? सबका विश्वास में वो भी हैं या उनके कुछ सवाल हैं? तो उन्हीं सवालों को टटोलने के लिए एक गली में आया। पहले एक वकील साहब मिले, महफूज साहब, फिर इनसे मैंने आग्रह किया कि कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ एक ठीहा दिखा, 2 बेंच दिखी, 4-5 लोग जुटे, फिर 6 लोग जुटे, फिर 7-8 लोग जुटे, और फिर जब मैं अभी रिकॉर्डिंग करने लगा तब तक देख रहा हूँ 25-30 लोग जुट गए। तो सिर्फ एक अनौपचारिक बातचीत करेंगे समझने के लिए कि कुछ सवाल हमारे आपके मन में हैं, तो इनके मन में क्या सवाल है। तो पहले आप जरा परिचय कराइए महफूज साहब। अब्दुल अजीम साहब है। आप का घराना काफ़ी बनारस के अंदर शायरों के कर रहा है। आप राज साहब हैं, बनारस में पत्रकार रहे हैं। अब हाजी आलम बनारसी साहब हैं, आप भी शायर हैं, और आपके वालिद साहब भी शायर थे, नेता भी थे आपके वालिद साहब। और अब्दुल वहीद साहब हैं, ये नागरिक सुरक्षा के 40 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर हैं। और तमाम ये बुनकरी के काम करने वाले तमाम लोग हैं सभी आसपास। तो शुरुआत में इनसे करता हूँ जो मेरे बगल में बैठे हैं, शायर भी हैं। तो आप ही से शुरू करता हूँ। आपने बनारस को, कितनी उम्र है आपकी? 76 साल। 76 साल। तो 60-65 साल तो होश संभालने के, यादों के हुए। तो आप इस काशी को, इस बनारस को 60 साल से, होश के साथ 60 साल बोल रहा हूँ, देखते रहे। आज क्या महसूस करते हैं इस बनारस में? कल जो महसूस हम करते थे वही आज भी करते हैं। हिंदू मुस्लिम तहजीब को ख़त्म नहीं कर सकते ये किसी हाल में भी। ये गंगा जमनी तहजीब है बनारस में। हम लोग एक थाली में हमेशा खाया है, पिया है। इसको ये लाख चाहे कि ख़त्म कर दें, वो ख़त्म नहीं हो सकती। और बल्कि बनारस में नहीं, ये दावा है कि हिंदुस्तान भर में नहीं ख़त्म कर सकते। कोई शेर जो आप इस तहजीब पर, इस संस्कृति पर, इस बनारसीपन पर जो आप कहना चाहें? अब इस पर हमारे भाई साहब हैं, यही शेर कहेंगे, क्या समझो। हो जाओ आसनाए हकीकत खुदा करे, तुमको भी हो किसी से मोहब्बत खुदा करे। वाह 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 वाह, क्या कहना। हो जाओ आसनाए हकीकत खुदा करे, तुमको भी हो किसी से मोहब्बत खुदा करे। बस आगे बढ़े बस। हाँ, चलिए अब आपसे भी जरा सुनते हैं, इस बहाने आपके मन की बात भी आए। भूमिका मैंने लंबी चौड़ी पहले बता दी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है तो है। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये एक गैर मुस्लिम हिंदू की दुकान है, और मेरे आसपास कई दुकानें हैं। एक बनिया की है, एक सब्ज़ी फरोश की है, एक पान वाले की है। मेरे इस तरफ इसी तरह दुकानें हैं, और दिन भर मेरे ख्याल से 2500 ठेला वाले आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, और वो सब गैर मुस्लिम हैं, ख़रीदारी मुसलमान करते हैं। तो इस तरह की बातें जो फैलाई जाती हैं कि मुसलमान हिंदू से ना ख़रीदें या हिंदू मुसलमान से ना ख़रीदें, तो मेरे समझ से ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं क्या कहूँ, मैं शायर आदमी हूँ। अगर कुछ अशार कोई पेश करने के लिए कहे तो मैं गज़ल पेश कर सकता हूँ, इसी मौजूद पर, और जो शायद के मैच भी करेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेश करता हूँ। थोड़ा माइक को पास में रखिए। जिससे हर बाग पर निखार आए, जिससे हर बाग पर निखार आए, मुंतज़िर हूँ कि वो बहार आए। जिससे हर बाग पर निखार आए, मुंतज़िर हूँ कि वो बहार आए। और ये भी शेर देखिए, बेकरारी सी बेकरारी है। काश कहते कि ये बेकरारी आप महसूस कर पाएँ। बेकरारी सी बेकरारी है, तुम चले आओ तो करार आए, तुम चले आओ तो करार आए। और ये विषय समाप्त फरमाएं।
रोज़ के मसले से जान छुटी, रोज़ के मसले से जान छुटी, एक दिल था सो वो भी हारा सच कहूँ तो यकीन नहीं करते। अजीत अंजुम साहब देखिएगा, सच कहूँ तो यकीन नहीं करते, झूठ बोलूँ तो एतबार आए, झूठ बोलूँ तो एतबार। और आखिरी शेर है, उसने तिरछी निगाह से देखा, उसने तिरछी निगाह से देखा, ऐसे लम्हात बार बार आए, मुंतज़िर हूँ कि वो बहार आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक आपसे और उसके बाद इनके पास कि आप हमसे नहीं, जो आप इस रिकॉर्डिंग से पहले आप कुछ सुना रहे थे, ज़रा सुनना चाहते हैं। कुछ मन की बेचैनी, कुछ बेकरारी बाहर तो आए इस मुल्क में, इस दौर में जो कुछ गुजर रहा है उसमें। हाँ, वो हमारे और आपके चाहने से तो कुछ होगा नहीं। ये चैन और ये मुसीबत जो कुछ है, हम समझते हैं कि सब अल्लाह के जानिब से है। क्या ये मुसीबत देंगे और ये क्या बाहर लाएंगे? जो कुछ होना होना है सब अल्लाह के अख्तियार है, हमारे आपके बस के बाहर बात है। तो समझ में आई? क्या सुनाएं हम, क्या सुनाएं? सब तो सुन ही रहे हैं, सब तो देख ही रहे हैं आप। सरेराह वाला शेर सुना दीजिए। सरेराह शेर सुना दी। सरेराह कहने को सरेराह कह नहीं सकता। घर चलो तो क्या? अरे अब शेर कहना फिर जरूरी है, मौके का शेर कहना तो बहुत कुछ है मगर कह नहीं सकते, मगर कह नहीं सकते। घर चलिए सरे राह गुजर कह नहीं सकते, घर चलिए सरे राह गुजर कह नहीं सकते। बस ठीक है, ठीक है। इस दो लाइन में बहुत कुछ मैसेज भी है। कहना तो बहुत कुछ है मगर कह नहीं सकते। घर चलिए सरे राह गुजर कह नहीं सकते। समझ गया। तो अब मैं बाकी से बात करूं उससे पहले, कहना तो बहुत कुछ है तो कुछ कह डालिए। खोल दीजिए, कुछ बताइए, कुछ अपना आपका बुजुर्ग हैं, फंस गए। चंद तो कहना तो बहुत कुछ है तो कुछ कह ही डालिए। के अंदर क्या है, बाहर क्या है। अरे कितनी उम्र है अब, क्या अब तो जाने के कगार पर कुछ तजुर्बा अपना शेयर कर दीजिए हम लोग। जाने के कगार पर कुछ तजुर्बा बता दीजिए हम लोग। अभी क्यों जाएंगे? नहीं, मैं आज जा भी सकते हैं, 1 घंटे 1 मिनट की वो नहीं है। और मुन्ना भाई सही कहा है, मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। क्या सेठ साहब अपना कुछ हम लोग बताएंगे अपना। आपने 52 से अपने देखा है, राज्य सियासत सब कुछ, हुकूमत सब कुछ देखा है। हमारा तो बस इतना ही मानना है। नहीं, पहले इनको कुछ कह गुजरने दीजिए। बस हम कह दिया। निकलवाना चाहते हैं आप? कुछ है दिल के अंदर बहुत तगड़ी। क्या कहा जाए यार, ऐसे हालात से हम लोग गुजर गए कि बस कुछ कहने की बात नहीं है। समझ में आ रही है, मीडिया के आप हैं मालिक। सच्चा कहा जाए तो पकड़ा जाए, सच बोलूं तो पकड़ा जाऊं, और झूठ बोलूं क्या समझो तो सवारा जाऊं। यही हाल है। क्या कहा जाए, बस यही है। एक तो शेर हमको इस मौजू पर कि चले उठ के बस मुँह से 2 कदम तो कदम ही फिर ना उठा सके, और जो निगाह हम मस्त से बच गए तो अदा से बच के ना जा सके। तो दोनों शेर में बहुत संदेश छिपा है, बहुत गहरा है। मैं आपके पास फिर आऊँगा, पहले उनसे वकील साहब से जरा, तब तक कुछ सोच के रखिए, क्योंकि आप 2 लाइन में ही बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ कहने की बेचैनी है क्या भीतर से मुस्लिम समाज में? मैं ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज तो बेचैन है। हाथ में लीजिए माइक आप। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बेचैन है। वो अपने रोजी रोजगार को लेकर,
अपने तालीमी शिक्षा दीक्षा को लेकर के और अपनी सुरक्षा व्यवस्था और जो उसको डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो उसके धार्मिक अधिकार हैं, या उस सब चीज़ पर जिस तरीके की ओछा काम हो रहा है या राजनीति हो रही है, इसको लेकर चिंतित है। जो बताएंगे हुकूमत तो आती जाती रहती है, ये लोकतंत्र है, ये पूरा हिस्टोरिकल रहा है। तमाम लोग आए हैं, पूरी तारीख पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री की तमाम हुकूमतों ने हक कुछ मनमाना किया है। शाहजहाँ ने क्या औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद, अपने बाप को नहीं कैद किया था क्या? भाई को मारा, तमाम चीज़ किया। कितने निशानात लोग मिटाते हैं आपको ये। लेकिन ये लोकतांत्रिक, ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ एक संविधान से चलता है। आप भाई अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है, ओछी राजनीति कर रहा है, कोई जुमले की बाजी कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का उनको अधिकार है। आज मैं बनारस का मैं बता दूं, अगर 20 साल भैया सेठ साहब बैठे, आलम भाई बैठे, तमाम लोग बैठे हैं, जिस आज़ादी के साथ आप दशा समेत हरिश्चंद्र घाट हर घाटों पर एक बुनकर एक मुसलमान भी धड़ल्ले से टहल लेता था, आज की डेट में नहीं टहल सकता। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर वो टोपी दाढ़ी पहने हुआ तो कुछ भी हो सकता है। पहले अभी हम लोग तमाम लोग पूरा घाट पर सुबह नहा करके आते थे, लुंगी पहन के और गमछा पहन करके जलेबी खाते, मलाई रबड़ी खाते हुए चले आते थे। लेकिन आज अगर टोपी दाढ़ी देख करके भाई हम लोग तो भाई फेमस है या कुछ जान रहे, लेकिन रोज़ाना घटनाएं होती है, छेड़छाड़ होती है। तो ऐसे अंकुश, ये गंगा जमुनी तहजीब था, यही नज़ीर बनारसी साहब के आप लोग उस पर बैठे हुए हैं, और ये आलम भाई हैं, तमाम लोग हैं भाई, उन्होंने क्या क्या गंगा जमुनी तहजीब पर, ये सूफी संतों का शहर, ये साधु संतों का शहर, ये सन्यासियों का शहर, ये दार्शनिकों का शहर, यहाँ पे कवियों का शहर, शायरों का शहर, उस शहर में और इस तरीके का आज के डेट में माहौल नहीं कायम रखा गया, जिससे पूरी दुनिया देखने के लिए। मैं जानता हूँ, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने PhD किया, और यहाँ पे तमाम पूरी दुनिया से स्कॉलर्स आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, सूफीज़म पर रिसर्च करने के लिए, भाई साधु संतों के साथ बैठकर रिसर्च करने, यहाँ के कल्चर पर रिसर्च करने के लिए, यहाँ के कारोबार पर, बनारसी साड़ी की सिनत पर रिसर्च करने के लिए। लेकिन इस माहौल को आपको इकट्ठा रखने के लिए गवर्नमेंट को अपने काम करना पड़ेगा, और जो इसके भाई जब माहौल कायम करेंगे, अगर वे दंगा फसाद का माहौल कायम करेंगे, तो उससे कोई दुनिया के बायर्स नहीं आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे, तमाम इफेक्ट होगा, और उसके लिए नीति निर्धारण करना पड़ेगा। तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं बनारस में, 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ भी है, तमाम यूनिवर्सिटी में एक से एक लोग स्कॉलर निकल रहे हैं। जो भी योजनाएं आप आज बनारस के विकास के नाम पर, यहाँ का वित्त मंत्री कहता है कि 65,000 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है बनारस में, पूरा एक स्टेट का बजट के बराबर खर्चा हो रहा है। रोजाना सड़कें बनाई जा रही हैं, हर महीने के अंदर फिर तोड़ी जा रही हैं। आज एक भी सड़कों का जाम का हाल नहीं सुधर सका, बिजली का मामला नहीं सुधर सका, तमाम की गलियों की हाल वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या कर रहे हैं? पहले ऐसा होता 20 साल पहले, 30 साल पहले तक मैं समझता था कि तमाम अधिकारी, जिला अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक लोगों को बुलाकर बैठक करते थे और पूछते थे कि ये हम प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं तो इसका कैसे इम्प्लीमेंट होगा और क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन आज की डेट में ये सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कोई अधिकारी नहीं पूछता, कोई बुलाया नहीं जाता। जो उनके एजेंट हैं, दलाल हैं, लिमिटेड हैं लोग, उनको बुलाया जाता है, उनके साथ वार्ता करा के प्रोजेक्ट बना के लगातार आप देखते हैं बनारस के अंदर। मैंने कल भी देखा है कि वो आएगा रोपवे, उसको लगातार कई करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट बना के भेजा गया और चेंज होता है, आता है। जनता का पैसे की फिजूल खर्ची करने की हुकूमत की जो मनमानी है करती रहे, जनता जवाब देती है, देती रहेगी। मेरा ये मानना है कि हुकूमत लाने वाले लोग, इस ऐसी हुकूमत वो जिम्मेदार हैं, और अगर फिर अपनी बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर ऐसी हुकूमत उनके ऊपर आयद होगी और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, चाहे महंगाई का हो, चाहे रोजी रोजगार का हो, चाहे चित्ता जी का हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, सब कुछ आज सब कुछ कोरोना ने तो और मार दिया है। तो ऐसे माहौल है। अब जैसे रोजी रोजगार, महंगाई, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका सामना जो शख्स करता है वो किस कौम का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, मायने नहीं रखता। हिंदू भी 200 रुपये सरसों तेल खरीदेगा, मुसलमान भी खरीदेगा, सिख ईसाई भी खरीदेगा, और अगर गैस की कीमत 1000 है तो कीमत सबके लिए। लेकिन देश में जब ऐसा माहौल बन जाए, जिस माहौल में महंगाई, बेरोज़गारी और बाकी ऐसे तमाम
ज़रूरी और बुनियादी मुद्दे कहीं पीछे छूट जाए और वो मुद्दे सामने आए जो सत्ता को, शासन को मुफीद लगे, सत्ता में वापसी का। तो इसलिए एक बात जो इन्होंने वकील साहब ने कही, मैं उसके बाद इन्होंने बहुत बात कही, लेकिन माफ़ करिएगा मैं वहाँ अटका और बहुत देर तक वो बात मेरे जहन में तैरती रही, जो इन्होंने कहा कि पहले घाट पर कोई भी जाता था और हमें कहीं फ़िक्र नहीं होती थी और किसी से बात करते थे, बट वो जो एक जो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, वो कहीं बिगड़ी है। तो बिगड़ी है तो क्यों बिगड़ी है? और ये शहर नज़ीर बनारसी का शहर, ऐसे तमाम साहित्यकारों का, दिग्गजों का, चिंतकों का शहर और महादेव का शहर और कबीर का शहर, जी सही कहा आपने, कबीर का शहर। और इस शहर में अगर ऐसी फीलिंग है एक जमात में, तो ये ज़रूर सोचा जाना चाहिए। लेकिन जो सत्ता की शीर्ष पर बैठे शायद वो ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा ही समाज हो जिसमें उनके लिए सत्ता में जाने की राह आसान होती रहे, अल्पसंख्यक समुदाय से बहुसंख्यक को डराया जाए और ऐसा माहौल बने जिससे सत्ता की पिच तैयार हो। चूँकि शायर हैं आप, मैं वहाँ अटका उनकी बात पर, और आपने 75 साल से 76 उम्र बताई। 75 में इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा नंबर है, तो 75 साल आपने सब कुछ देखा है, आपने भी ये सब बदलते हुए ये सब महसूस करते हो क्या? देखिए, हमसे जितना भी सवाल करेंगे जो नेता लोग हैं, उन लोग अपनी जगह अपनी बात कहें, वो बेचारे जो है तो गंगा जमनी तहजीब पर शेर सुनाया। हम एक शेर कहते हैं तमाम हिंदुस्तान भर के लिए, तुम फूल सही ताबे खिजा ला नहीं सकते, तुम फूल सही ताबे खिजा ला नहीं सकते, काटे हैं मगर अजमते गुलजार हम ही हैं, काटे हैं मगर अजमते गुलजार हम ही हैं, समझा। और एक शेर और सुन लीजिए मजनू साहब का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। बस बात कहानी ख़त्म है। एक शेर जो हमने बताया कि तुम फूल सही ताबे खिजा ला नहीं सकते, काटे हैं मगर अजमते गुलजार हम ही हैं। जौहर सिद्दीकी का शेर है, बड़े मशहूर शायर यहाँ के हुए हैं, उस्ताद शायर हुए हैं, उन्हीं का ये शेर था कि तुम फूल सही ताबे खिजा ला नहीं सकते, कांटे हैं मगर अजमते गुलजार हम ही हैं। सही बात है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस मोहल्ले का क्या नाम है? रेवड़ी तालाब। रेवड़ी तालाब। रेवड़ी तालाब। रेवड़ी तालाब, अरे अच्छा नाम है। तो यार रेवड़ी मिलती है क्या? पहले मिलती थी, अब भी नहीं मिलती है। तो रेवड़ी का तालाब था क्या? नहीं, अब भी मिलती है। ये तालाब था, तालाब था पहले कभी। अच्छा, मुझे रेवड़ी का ही तालाब था क्या? नहीं, महाराजा बनारस का हाथी यहाँ नहाने आता था। अच्छा। हाँ, उसका रेवड़ यहाँ नहाता था। अच्छा। तो इसीलिए रेवड़ी तालाब इसका नाम पड़ गया। बहुत बड़ा तालाब यहाँ पे था इस मोहल्ले, उसी पे ये बसा हुआ है। जी। अब जरा मैं इनकी तरफ आता हूँ। आपका क्या शुभ नाम है? मेराजुद्दीन। मेराजुद्दीन। क्या करते हैं आप? पेशे से मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हैं? जी। अरे मैं भी पत्रकार, आप भी पत्रकार? हम लोगों की आपकी मुलाकात है, लेकिन कहाँ? सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया पर मुलाकात है। आज रूबरू भी हैं। तो आप अभी किसी संस्था से जुड़े? नहीं, अभी मैं लिखता रहता हूँ, लिखता एक दो अखबार जो लोकल है उनमें मैं लिखता रहता हूँ। तो आपने भी देखा है, बहुत दौर देखा होगा पत्रकार के नाते, तो थोड़ा संजीदा भी होंगे आप थोड़े। जी। क्या बदला है? बनारस में तो कुछ बदला ही नहीं है और न बदला जा सकता है। एक कॉरिडोर के नाम पे एक अफवाह फैलाने की जो कोशिश जारी है, अव्वल तो वो अधूरा है। जिस जगह पे कॉरिडोर बना है वो गंगा जमुनी तहजीब का संगम स्थल है, वहाँ एक को विकसित किया गया है और एक को उपेक्षित किया गया है, तो कॉरिडोर हुआ ही नहीं। उसी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी समिति ने कॉरिडोर को डेवलप करने में सारी सहायता दी है, हर तरह से मदद की है। आपने उसको विकसित करने के लिए क्यों नहीं चलाया अभियान? माना कि मस्जिद में सरकारी पैसा नहीं लगता है, लेकिन बनारस शहर का मुसलमान इतना गरीब नहीं है कि आप आह्वान करते तो वो पैसा नहीं देता। आप परमिशन दीजिए। जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का धाम है, वैसे विश्वनाथ वो ज्ञानवापी मस्जिद का भी धाम हो, और जो गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र बिंदु है उसको पूर्णतः विकसित होना चाहिए। यह अधूरा विकास है। दूसरी चीज़,
बनारस गंगा जमुनी तहजीब का संगम स्थल है। यहाँ हम लोग एक प्रोग्राम किया करते थे, छोटा सा था लेकिन बहुत चर्चित नहीं था। कबीर की काशी और नज़ीर बनारसी। कबीर उस दौर में थे और नज़ीर इस दौर में थे। नज़ीर का ही शेर था कि गंगा तेरे पानी से वज़ू करके हम पढ़ते हैं नमाज़ें इसी शहर में। ये गंगा जमुनी का सबसे मशहूर शेर है। रिपीट करिए लोगों को, हाँ सुनाइए। गंगा तेरे पानी से वज़ू करके पढ़ते हैं नमाज़ें हम भी इसी शहर में। इसमें जुमला उनका कुछ और है, मैं अपने हिसाब से इसको पढ़ता हूँ। हाँ, ये कहिए कि अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, वरना शेर ये नहीं है। बड़ा सवाल है। शेर क्या है वो बताइए। सवाल एक के बात का है कि काशी में खाली नज़ीरें नहीं हैं, बिस्मिल्लाह खां भी हैं। बिस्मिल्लाह खान है, सही बात। काशी में खाली यही नहीं है, मौलाना अब्दुल मजीद साहब भी हैं। अभी हम तो शुरू किया है भाई। समझा, जो कि उस जमाने में 17 ज़बान के मालिक थे। सब यहाँ के सफीर बनकर अरब में गए थे जवाहरलाल के ज़माने में। ये शहर तो तुलसी, कबीर, नज़ीर, बिस्मिल्लाह खां, अरे किसका किसका दौड़ाया जाए यार, एक दो हो तो बताया भी जाए कि उन्हीं पर मुख्तसर नहीं है। मुख्तसर नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें मिसाली होती हैं, कुछ चीज़ें मिसाली होती हैं। मैंने एक प्रोग्राम की बात चर्चा की कि इस शहर में एक प्रोग्राम हम लोग करते थे कि एक दौर में कबीर हुआ करते थे और इस दौर में नज़ीर हुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह खां उस शख्स का नाम था जिसने चटाई से शहनाई को उठा के अर्श पे पहुंचा दिया, और उस पे अनुसंधान हो रहा है कि उस शहनाई से क्या निकाला इन्होंने। शहनाई तो आज से नहीं बचती है हिंदुस्तान में, वो चटाई से ऊपर नहीं जा पाई थी और आज शहनाई स्टेज पर बैठ करके बजाई जाती है। इसके देन अगर थी तो वो बिस्मिल्लाह खान थे। और इस गंगा जमुनी शहर तहजीब के शहर में जब एक फसाद का ज़माना आया था, संकट मोचन में जब विस्फोट हुआ था, उसके ठीक पहले एक मामले में उन्होंने कहा था बिस्मिल्लाह खां, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि बिस्मिल्लाह खां बिकते हैं, तो उन्होंने एक जुमला दिया था और वो दूरदर्शन पे आपने देखा हो। शब्द थोड़ा बदनाम हो गया जी। हाँ, उस टाइम का ये जुमला अच्छा शब्द था, आज जुमला गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो जुमले से जमला हो गया है। तो उन्होंने एक शेर नहीं था, उनका सेंटेंस था कि उन्होंने ये कहा था कि बिस्मिल्लाह खां, और वो दूरदर्शन पे आम तौर से देखा जाता है, और वो मैंने ही कहा था उनकी लैंग्वेज को कि बिस्मिल्लाह खां अगर बिकते हैं तो कम्युनल हारमोनी के लिए बिकते हैं, न कि पैसे के लिए बिकते हैं। ये उन्होंने स्लोगन दिया था और उस स्लोगन को मैंने ही बोला था और दूरदर्शन पे चलता था, बहुत लंबे टाइम तक चला था जब यहाँ विस्फोट हुआ था। तो चलिए वापस लौटते हैं हम थोड़ा आज के बनारस आज के बनारस पे आइए और भविष्य पे। बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस पे तोड़ना नामुमकिन चीज़ें हैं। कुछ हादसे हो जाएं वो अलग बात है। ये बिल्डिंगें मुसलमानों की हैं, लेकिन इसमें जो कारीगर है ये हिंदू है, और ये रोज़ मेरे घर आता है और रोज़ मेरे साथ बैठता है। उससे मेरा जो दिली लगाव है उसको कोई सियासतदान नहीं तोड़ सकता। हम बताया कि ये जो दुकान है, हाँ, हिंदू की दुकान है। अभी एक पंडित जी यहाँ दिख रहे थे, पता नहीं कहीं गए वहाँ। बगल में भी दुकान बंद है। रेशम के खरीदार मुसलमान है, लेकिन उसका होलसेलर हिंदू है। दोनों का ताना बाना है। हम साड़ियाँ बनाते हैं, चौक पे हिंदुओं की मंडियाँ हैं, उनके यहाँ बेचने जाते हैं। ये हमारा उनका रिलेशन है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप। दूसरे, बनारस सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं जाना जाता, यह सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक तीनों की राजधानी है। और बनारस के लिए जो इंसाफ होना चाहिए, इधर 50 सालों में किसी सरकार ने बनारस के साथ इंसाफ नहीं किया है। अब एक बात चूँकि आपने कही कि बनारस के साथ किसी सरकार ने इंसाफ नहीं किया, तो अब
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तो 7.5 साल से है मान लीजिए, योगी जी की 4.25 साल से मान लें, उसके पहले केंद्र में मनमोहन सिंह की 10 साल, कांग्रेस तो लंबे समय दशकों तक, मनमोहन सिंह आखिरी 10 साल, उसके बाद अखिलेश यादव और मायावती और मुलायम, यूपी की अगर बात करें सबकी सरकारें रही, और अभी योगी जी की 4.5 पौने 5 साल से सरकारें। आप सिर हिला रहे हैं, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ये मत कहिए हटाओ माइक। तो थोड़ा डर भी लग रहा है, बगल में बैठा हूँ आपके। देखिए सर, एक बात बताएं, सवाल एक के बात का है कि हम अगर एक हिंदू के दुकान पर पान खाने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत मोहब्बत के साथ खाते हैं, उसको पैसा देते हैं, उससे अच्छी गुफ्तगू करते हैं। गौर कीजिए, ये खाली अपने मोहल्ले में हिंदू दुकानदार की नहीं बतिया रहे हैं, पूरे बनारस में हिंदू के दुकानदार के से हम लोग जो किसी सामान समोसा फलां है ढका है क्या समझो कि नहीं, हम लोग खाते हैं और मोहब्बत के नज़र से खाते हैं, उससे अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और इन्होंने जो कहा कि मोदी की सरकार नहीं, हमने बहुत आगे की सरकार में देखा है कि पान खाया, कहा कि ऐसे पैसा रखो ऐसे, तो क्या यह तहस्सुब नहीं था, क्या था? हमारे जवाहरलाल के ज़माने में देखा गया, ज़माने में छूट बहुत ज़्यादा था, है कि मुसलमान से कहे कि ऐसा पैसा रखो, अमा हम तो तूरा जो है तो थोड़े हाथ का लगावा, थोड़े हाथ का घोड़ा खा लेते बोलो, और तू हमरा जो है कह तो ऐसे पैसा रखो। तो ये सब इनके ज़माने में ने इन बहुत हल्का कर दिए ने तहस्सुब, इन तहस्सुब के बहुत हल्का कर दिए ने। आवाम अब पढ़ी लिखी हो गई है, आवाम अब पढ़ी लिखी हो गई है, तू लोग के 420 में अब नहीं पढ़ने वाली है, जी नहीं पाएगी। एक बात याद रखो, क्या बोले समझ में नहीं, 420 मतलब 420 मतलब नहीं समझ में, आप फरेब में नहीं आ सकती आवाम। 420 समझ गए, लेकिन तू लोग को मतलब किसके लिए? तू लोग का मतलब हिंदू मुसलमान के लिए, ये जो चाहते हैं वो होगा नहीं, हमारे समझ से, हमारे दिमाग से नामुमकिन है कि कुछ हो जाए। जैसे कि अगर चाहो कि ये कल ले कोई हादसा हो जाए, जैसे हमारे भाई साहब ने आपको बताया कोई हादसा, हमारा हादसा कैसा, हादसा हम तू हैं, हादसा हम तू हैं। जब हमरे तोरे में मोहब्बत हो जाइए तो हादसा कौन चीज़ का नाम है, हादसा के भगा दिया जाएगा, एकदम भगा दिया जाएगा। सही बात, अच्छी बात लगी। हम लोग थोड़ी राजनीति से इतर भी बात कर रहे हैं, और पहले भी छुआछूत या भेदभाव ये भी पहले आप लोग के जमाने में भी था, अरे मतलब इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, ये लोग जो अभी घटवा दिए, ओका लेवल घटवा दिया, हाँ ओका लेवल घटवा दिए, मतलब वो जो अपने एक चरम पर रहा, हाँ। एक समझन हम बहुत बड़ा काम किया, गिर गवा समझो ओका भावे गिर गवा, रही 3,500 की चीज बची 500। ये नई व्याख्या है, नई व्याख्या है नफरत की और खाई की। और कोई कहना चाहेंगे अपनी बात, आपके मन में जो है बुजुर्गवार, आप नहीं बोलना चाहते? काफी लोग स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, किस चीज के? फुटबॉल के अच्छे प्लेयर रहे हैं, ये फुटबॉल खेलते खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी रहे। हाँ चलिए, आपका शुभ नाम क्या? सबसे पहले तो मैं अजीत साहब आपका वेलकम करना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार हमारी इस बस्ती में आए, जिन्होंने सच्चाई के लिए मीडिया को छोड़ा, क्योंकि ये मैं टीवी से बहुत लगाव था मेरा, मैं देखने वाला था, तो मैं इसलिए आपका सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे मोहल्ले में आने के लिए। और रही बात कि आज के मुद्दे की जो बात है, देखिए धंधा कारोबार तो इस गवर्नमेंट ने दिया नहीं, माइक नजदीक रखे। गवर्नमेंट से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग को बिजनेस मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने से जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए। मैं अपनी पर्सनली बात अगर आपको बताऊं तो शायद लोग को कुछ एतराज़ भी हो, मैं जब धंधे से जुड़ा तो मैं भी 4-5 लोगों से काम कराता था, उसके अलावा 4-5 औरतें थी जो हम लोगों के लिए काम करती थीं। आज हालात ये है कि 2 लोग भी पूरी तरह निर्भर नहीं है कि उस काम पे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। और रहा अब ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, महंगाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोगों के लिए है, ये परेशानी है रोज़गार की। महंगाई चरम पे है, कमाई बढ़ नहीं रही है,
समझे, इसलिए बहुत परेशानी है। अच्छा ये बताइए, एक बात मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोलिए थोड़ा। ये जो नारा लगता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रधानमंत्री का नारा है। 14 में सबका साथ सबका विकास था, सबका विश्वास बाद में जुड़ गया। तो विकास तो मैं मानता हूँ कि जो भी योजनाएं होंगी वो सबको मिलती होगी, अगर मिलती होगी तो, मैं जितना समझ पा रहा हूँ। लेकिन क्या के दौर में भी चला था? नहीं, मैं जो कहना चाह एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सबका विश्वास, उसमें एक शब्द है, सबका विश्वास मतलब 130 करोड़ लोगों का विश्वास। क्या उसमें कहीं लेफ्ट आउट फील करते हैं या लगता है कि नहीं? ये तो प्रधानमंत्री जी का एक कहना है कि सबका विश्वास, लेकिन मैं जब टीवी चैनल को देखता हूं तो जैसे मालूम ये कहा जाता है कि आप, मैं सामने से ये कह रहा हूं, आप पीछे से ये कहिए, क्योंकि जो आज का मीडिया है वो आपके और हमारे ज़िंदगी में जहर खोल रहा है, क्योंकि जो हमारी आगे आने वाली नस्लें एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर पाएंगी। क्योंकि टीवी का जितना भी चैनल है, अगर जब हम शाम को एक बार खोलते हैं तो उस पर सिर्फ 2 चीज़, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे क्या मिलना है? अरे भाई, कोई बात करनी है रोज़गार के मुद्दे पे करो, कारोबार के मुद्दे पे करो, महंगाई के मुद्दे पे करो, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 मुद्दे हैं। तो इसको हम क्या समझे, क्या विश्वास को माना जाए? इसमें कहाँ विश्वास झलकता है? ये तो सच्चाई है। चलिए ठीक है कि देश का जो अभी मीडिया चल रहा है उसमें भारत के अंदर कितने स्टेट हैं, आप कितने लोगों, कितने स्टेट की खबर आती है? बाकी क्या सारे स्टेट उस वक्त गायब रहते हैं? रोज़ाना गिने चुने स्टेट की खबर आती है, गिने चुने मामले की खबर आती है। बाकी क्या कहीं कोई घटना नहीं होती है, कहीं कोई मामला नहीं होते? ये तो बड़ी अजीब सी है, ये सोचने की चीज़ है बहुत, कि क्या मीडिया ने बना रखा है। और सारे चैनलों पर लगभग वही चलता है। एक डिबेट का कॉलम चलेगा तो बस वही चलेगा, उसी इशूज़ पर ले आकर करेंगे। तो इस तरीके डिबेट पर तो हम लोग समझते हैं कि डिबेट तो नहीं होना चाहिए। माहौल से जो आने वाली पीढ़ी है, बात भी भाई साहब ने भी कहा, ये सही कहा कि ये जहर घोल रहे हैं, और ये नफरत का माहौल अगर कोई ये समझता है तो सुबह होती है तो शाम ज़रूर होती है, ये नेचर ऑफ लॉ है। सुबह होगी शाम ज़रूर होगी, और हर क्रिया की प्रक्रिया भी होती है, उससे बचाव के रास्ते बस एक गंगा जमुनी तहजीब भी हैं, और एक डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत उसको बचाया जा सकता है, और इस पर पहल करना पड़ेगा। केवल आह्वान करने से प्रधानमंत्री या उनके बोलने से नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को भाई जहां उनकी जगह है वहाँ पहुँचाने का काम करे। मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बहुत अभी डंका पीट रही है कि माफियाओं का खुला संरक्षण, माफियाओं का अगर उनका जो कि भूमि को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के, अगर बंजर ज़मीन के लेकर के मुख्तार अंसारी का नाम अगर जुड़ा हुआ है तो हो जा रहा है, लेकिन जिस पर और इनके लोग अगर कोई है जुड़े हुए या इनके मंत्री का संरक्षण है तो उसका कोई बाल बाका नहीं होना। बनारस का मैं आपके सामने भी रख सकता हूँ, जिला अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी संज्ञान में होने के बावजूद सारी फाइलें डम पड़ी हुई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से जो भी इनके नारे हैं वो फलाप जा रहे हैं। तो अब उनको सियासी मोड़ सिवाय हिंदू मुसलमान का खड़े करने का कोई उपाय उनके पास बचा नहीं है। बस चलिए अब इस वीडियो को खत्म। आपने एक नई चीज़ जो जुड़ी उसमें विश्वास, विश्वास पे एक बात मैं बता दूं कि विश्वास तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? विश्वास तब होता है जब द्विपक्षीय बहस होती है और दोनों पक्षों के पक्ष को सुना जाता है और उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है वो विश्वास होता है। तो संसद में बहस नहीं हो रही है, एक तरफा फैसले हो रहे हैं। विधानसभा में बहस नहीं हो रही है, एक तरफा फैसले हो रहे हैं। यहाँ के देश के नगर निगमों में वही हाल है, एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो एक प्रक्रिया थी पहले, राजनीतिक प्रक्रिया, कि उस बहस को जनता तक लाया जाता था और जनता तक तो बहस आ ही नहीं रही है, तो फिर विश्वास बनता ही नहीं है। विश्वास का नारा पूरी तरह झूठा है। चलिए अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो हुआ और आप मेरे बगल में सबसे हैं तो आप ही से ख़त्म करूंगा। अब आप कह सकते हैं माइक हटा लो, चाहे आप कुछ जो भी है सुना दो। देखिए, सवाल एक अपना अपना सब ख्याल है। हमारी राय ये है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, और यही पैगाम है मुसलमानों का,
कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। हमारे लिए मंदिर और मस्जिद मत दिखाइए। एक बात उठती है, सारे मुसलमान, हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया का मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए खिलाफ, सब इकट्ठा तो थोड़े आ जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए अयोध्या में, क्या जाएंगे। इनको ये डोर बनाने से हमारा नुकसान मत सोचिए, हम इन्हीं के डोरे से कुछ फ़ायदा उठा लेंगे। आएंगे लोग, ठहरेंगे, कुछ साड़ी वाड़ी लेंगे, कुछ कारोबार होगा, तो हमें नुकसान ना पहुंचा के फ़ायदा मत पहुंचाओ, तो नुकसान भी मत पहुंचाओ यार। ये सब उनसे को धंधा पानी छोड़ो, सीधा सीधा राज करो, ड्रामाबाजी ख़त्म करो। भाई पूरी दुनिया की निगाहों में आपने जो इस तरीके का ओछापन, छिछलापन, जो पहनावापन, आप किस मुंह से जाते हो? यहाँ बोलते हो, विदेशों में किस मुंह से जाते होगे? वहाँ क्या पेश करते होगे? ये तमाम चीज़ ये आपने कहा है, जो ये ओछापन पेश कर रहे हैं, बहुत ही गिरा हुआ स्तर। और जो इनका अगर उनके संगठन के लोग अगर इस दावे के साथ जो हरकतें कर रहे हैं, जैसे मथुरा में या और भी जाकर कर रहे हैं, ये उनकी ही कब्र खोद रहे हैं। जरा फिर कुछ कहने के लिए बेचैनी नहीं, हमें बेचैनी नहीं, आप हमारे तरफ ज़्यादा हैं। हमें एक बात ऐसी मत कहो जो सारी दुनिया सुने और तुम पर थू थू करे। बात ऐसी कहो कि जिनमें इज्जत भी हो, दुनिया वाह वाह करे, कदर भी हो और दुनिया वाह वाह भी करे। बड़ा मुश्किल है। अब हमारे मोदी जी को तो इनाम मिला है गुजरात का, इनका प्राइम मिनिस्टर होना ये गुजरात का इनाम है। अच्छा, बहुत कुछ आप पीछे कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ छुपा है। ये इनको जो घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा उसी टाइम कह दिया, ये गुजरात का इनाम इनको दिया जा रहा है। हमारे राजनाथ सिंह जो हैं बड़े अजीज़, बड़े दोस्तों में से थे, कुछ सोबत भी हम लोग की उनके साथ रही है। मिर्ज़ापुर के मौलवी लोग साथ में रहते थे हम लोग। बात ये तो इनको इनाम दिया गया है, तो अगर कोई चीज़ इनाम दिया जाता है तो उसकी कदर भी की जाती है। इनसे ये कहो कि कदर के साथ रहो, बने रहो। तो 50 बरस नहीं 200 बरस प्राइम मिनिस्टर रहो, हमें कोई तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, ये अंदाजे बयां है जो इनको कहना था, अपने अंदाज में इन्होंने कहा और सही कहा। मेरा माइक बार बार इन्हीं की तरफ जा रहा था। अब सबको नमस्कार कर रहे हैं, आप नमस्कार भी कहिए। नमस्कार भैया, नमस्कार सबको नमस्कार। हाँ, क्या आप आखिर महंगाई कम करिए, बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। ओके, दिल में झांक के देखोगे तो पैसा नहीं है, समझो। पैसा और महंगाई सब बहुत समझ के करो। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। मोहल्ले का नाम एक बार फिर से बताइए। रेवड़ी तालाब। हाँ, मैंने बीच में बात की थी। और रेवड़ी तालाब मतलब अब यहाँ ना तालाब है ना रेवड़ी है, लेकिन दोनों नहीं है ना, यादें हैं। और जब काशी में आया तो मुझे लगा कि एक ऐसी बस्ती में जाऊं, ऐसी महफिल जुटे। ठीक है, अपनी अपनी राय अपने अपने ढंग से लोगों ने कही। फ़िलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। यूपी चुनाव की यात्रा के दौरान अलग अलग इलाकों में मैं जा रहा हूं। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो, मेरे द्वारा जो तस्वीर बनाई पेश की जा रही है, जो मैं देख रहा हूँ, लोगों से जो बात कर रहा हूँ, वो आप तक पहुँचे, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। फ़िलहाल काशी के रेवड़ी तालाब मोहल्ले से, जहाँ न तालाब है न रेवड़ी है। नमस्कार।